अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्की सियासत में एक बार फिर खुफिया मुज़ाकरात और बैकडोर मैसेजिंग की बात हो रही है। कल मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जेल में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उन्होंने बताया बाद में गुफ्तगू करते हुए मीडिया से कि मैंने पीर पगारा साहब का पैगाम जो है शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाया है। मैंने उनसे कहा है कि एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जो कि पीर पगारा साहब के जो बात थी मैंने उन तक पहुंचाई, और जो इस वक्त सियासत में शिद्दत है उसको कम करने के लिए ये नेशनल डायलॉग ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं इस वक्त जेल में हूँ, मैं इस हवाले से क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये आज खबर आई शहबाज शरीफ साहब के ज़राए की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुफाहमत ही रास्ता है और मुफाहमती तरीके से भी आगे बढ़ना चाहिए। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि डायलॉग दोबारा शुरू हो चुके हैं। और कल भी जब फवाद चौधरी साहब से हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये पूछा कि आज एक मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब से जेल में, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, तो क्या कहा फवाद साहब ने, जरा सुनिए। दुरानी साहब जो है मीटिंग्स आमतौर पे होती बड़ी, आपको पता ही है, आप उनको जानते ही हैं। वो मीटिंग जो है वो सब्सटेंटिव होती हैं और समझने की जरूरत होती है उनकी मीटिंग्स को। उनकी मीटिंग्स को ऐसे ही नहीं लिया जा सकता, तो समझने की कोशिश करते हैं। आप भी समझने की कोशिश करें, मैं भी करता हूँ, जरा समझते हैं कि क्या हुआ। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मायनी खेज होती हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की मीटिंग्स, हम भी समझने की कोशिश करते हैं, आप भी समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ है। इस पर मजीद बात भी करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कल आपने बात की है कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, उससे पहले खाकान अब्बासी साहब भी बात कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि डायलॉग ओपन हो और उसमें तयन किया जाए कि किस इदारे का क्या रोल है, आइन पे अमल दरामद कैसे हमने करना है। लेकिन आप जो बात करें, आप कह रहे हैं कि गैर महसूस तरीके पर यह एक्टिविटी हो, यानी कि बैकडोर बात हो, तो यानी कि आप जिन डायलॉग की बात करें वो मुख्तलिफ है उस नेशनल डायलॉग से जिसका जिक्र पीएमएलएन कर रही थी। बिस्मिल्लाह, देखें, डायलॉग के दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक वो डायलॉग है जो जब किसी एजेंडे को सेट करके उसके ऊपर शुरू किया जाता है और बाकायदा उसके तमाम इवेंट्स जो है उन्हें पब्लिक किया जाता है और उसके बाद उसका आउटकम जो है वो आपको पब्लिक को या मीडिया को देना पड़ता है। एक वो डायलॉग होता है जिसको मैंने ट्रैक 2 डायलॉग का नाम दिया है, जो रिजेंबल करता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के साथ, जिसकी तमाम प्रिपरेशंस जो हैं वो क्वाइट प्रेपरेशंस होती हैं, वो पब्लिकली एक्सपोज प्रेपरेशंस नहीं होती, बल्कि उसका आउटकम जो है वो रिजल्ट की सूरत में सामने आता है। मतलब पीएमएलएन तो एक वाज़ेह पोजीशन ले चुकी है कि अब कोई खुफिया डायलॉग, खुफिया बातचीत नहीं होगी। तो आप जो एक अपनी रिकमेंडेशन लेके गए, एक तजवीज़ लेके गए हैं पीर पगाड़ा साहब की तरफ से, क्या चांसेस हैं कि उस पर अमल दरामद होगा और इस पर पीएमएलएन इत्तेफाक कर सकेगी? देखिए, ये जो तजवीज़ है इसमें कोई भी खुफिया पहलू नहीं है, इसमें इनफॉर्मल पहलू है। और मैंने तो कल भी ये बात कही कि हुकूमत नहीं राजी कि वो बात करे, जिस तरह नून राजी नहीं है उस तरह हुकूमत भी राजी नहीं है कि वो बात करे। लेकिन अगर हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों राजी नहीं है फिर तो डायलॉग की और ज्यादा जरूरत है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी हम टकराव की तरफ जाएंगे। टकराव के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, जंग के बाद भी तो मेज पे बैठना पड़ेगा। हाँ, हालात तो इस वक्त टकराव वाले ही नजर आ रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे होंगे, जरा इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन एक आपका बयान ये चल रहा है एक चैनल पर, समट इवन इनफैक्ट ये चल रहा है कि आपने ये कहा है कि लंदन में जो है ट्रैक 2 डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। और लंदन की जब हम बात करते हैं तो इशारा ये होता है कि शायद नवाज शरीफ से बातचीत हो रही है, तो ऐसा है आपके इल्म में कोई है कि वहां पर ट्रैक 2 डिस्कशन शुरू हो चुके हो? इस किस्म की कोई बात मैंने की भी नहीं है। और आपको पता है कि मैं तो बोलने के बारे में इतना मोहतात हूं कि एक लफ्ज बोलने से पहले भी मैं एक 100 दफा सोचता हूं। तो बात यह है कि ये गैर जिम्मेदाराना जो एक रिपोर्टिंग के सिलसिले हैं, इनको रोकने के लिए ही तो ये ट्रैक 2 की रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है ना जी, कि अब मैंने अभी तक ट्रैक 2 के सिलसिले की किसी भी डिटेल, किसी भी माइनर डिटेल, क्या कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या होगा, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, इसके ऊपर मैंने किसी से कोई बात नहीं की। कहाँ हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, हो सकता है हर जगह हो रहे हो, हर घर के अंदर हो रहे हो, क्योंकि माहौल साजी हो रही है। दुरानी साहब, मतलब कल जो आपने कदम उठाया, आपने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, वो पहला कदम था, ये ऑलरेडी डिस्कशंस हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये ट्रैक 2 है इसलिए डिटेल आप नहीं शेयर करेंगे?
हाँ, मैं तो यही कह रहा हूं कि बातचीत तो मुसलसल चल रही है, कभी रुकी ही नहीं है। और मैं पूरी मतलब इस चीज को महसूस करता हूं कि और कभी भी रुकती नहीं है। मैं आज आपको ये प्रेडिक्ट करता हूं कि जो इस्तीफे देने का जो इस्तीफे रिसीव तो हो सकते हैं, हो रहे हो, लेकिन मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि अब उनकी जो देने का अमल है वो किसी हद तक डिले होता नजर आ रहा है। ठीक है ना जी, क्योंकि इस सिलसिले में और इसी तरह जो तहरीक का सारा जो प्रोसेस है उसके अंदर भी अब एक लगता ऐसे है कि टाइम कुछ आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि लोग सोचो विचार कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस्तीफे भी रुक जाएंगे। लेकिन मुझे जरा ये एक बात बताइएगा, कल राना सनाउल्लाह साहब से खानजादा साहब ने यही सवाल किया कि पीर पगाड़ा का पैगाम वो लेकर आए हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पीर पगाड़ा साहब तो एक्टिव ही नहीं है पॉलिटिक्स में, उनका क्या पैगाम होना है, यकीनन ये पैगाम जो है वो किसी और की तरफ से आया होगा। तो जरा बताइए, पगाड़ा साहब का पैगाम था या कहीं और से पैगाम लेकर आए थे शहबाज शरीफ साहब के लिए? राणा साहब तो हमारे भाई भी हैं और एक बड़े कोहना मुश्त सियासी कारकुन भी है। असल में मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी एक राय है। और मैंने तो बाकायदा तौर पे ये जो सारा मैसेज था वो मेरे पास लिखा हुआ भी मौजूद है और पीर साहब का ही था। और पीर साहब की ये हमेशा से एक स्टेटमेंट, वो रियासत और फेडरेशन के बारे में हमेशा से बहुत ही कॉन्शियस है। और खैर राणा साहब तो तारीख भी जानते हैं, जब 77 की मूवमेंट चल रही थी उस वक्त तमाम तर सियासत का जो गढ़ होता था वो इन्हीं का घर होता था। ठीक है ना जी, अपना पीर साहब का। तो अब यह है कि अगर पीर साहब एक प्रोएक्टिव रोल ले रहे हैं या एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन हम जो हर चीज को अगर कॉन्स्पिरेसी का पर्दा डाल देंगे उसके ऊपर और सियासतदानों को बिलिटल करेंगे और किसी गैबी ताकत को बढ़ा करके साबित करने की कोशिश करेंगे, तो ये जमहूरियत की खिदमत तो नहीं होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये पैगाम लेके शहबाज शरीफ साहब के पास क्यों गए? एक तो वो इस वक्त जेल में है और बाहर से अगर पार्टी के मामलात पाकिस्तान में कोई देख रहा है, पार्टी पे अगर किसी का इस वक्त होल्ड है तो वो मरियम नवाज साहबा का है और उनको मुकम्मल तौर पे हिमायत हासिल है नवाज शरीफ साहब की। तो आप मरियम नवाज साहबा से बात कर सकते थे, खाकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे बात कर सकते थे, नवाज शरीफ साहब से बात कर सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से क्यों आपने बात की? शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ऑपोजिशन लीडर है और ये मैं आपको बता दूं कि कोई पार्लियामेंट जो है, जो हुकूमत पे पार्लियामेंट सिर्फ नहीं चल सकती। पार्लियामेंट, हुकूमत और ऑपोजिशन दो पहियों पे चलती है। और ये अगर कोई हुकूमत वाले ये कभी कभी बात करते हैं रिजाइन देंगे तो हम सब मुंतखब करके ले आएंगे, ये अगर किसी किस्म का टकराव का अमल शुरू हो गया तो कोई भी उसमें विनर नहीं होगा, ये मैंने कल भी कहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि शहबाज साहब की एक पार्लियामेंट्री पोजीशन है कि वो जेल में हो तब भी वो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है। इसलिए इस मामले के अंदर उनको सिंबॉलिकली अगर उनसे इस बात का आगाज किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप यू आर राइट विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेशक वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, पार्लियामेंट्री पोजीशन उनके पास है, लेकिन अगर वो जेल में है तो जेल में बैठ के ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ना अपनी पार्टी से राब्ता कर सकते हैं मुस्तकिल बुनियाद पे, ना दूसरी पार्टी से कर सकते हैं। और जो उनका अपना नजरिया था, जो उनकी अपनी एक सियासत थी या बयानिया था, वो तो पार्टी के अंदर शिकस्त खा चुका है। अब तो पार्टी बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है और मरियम नवाज उसका फेस है, नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, तो वो तो उनकी मुख्तलिफ पोजीशन है ना इस वक्त। देखिए, अब शहबाज साहब ने कल ये बहुत वजाहत से कहा कि वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं और मुझे ये बात उनकी अच्छी लगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई अब द पार्टी डिसिप्लिन का जो पार्टी का फैसला होगा, आज इस्तीफों का भी उन्होंने जमा करा दिए। तो मतलब ये है कि ही इज वेल विद इन द पार्टी लिमिट्स। जहां तक उनका पोजीशन का ताल्लुक है, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एज वेल, ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एज वेल। अब उनका जेल में होना है। अगर कल असेंबली का सेशन होता है जी, तो क्या उन्हें पैरोल पे असेंबली में नहीं जाएंगे? वो जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि अब जो उनकी ये स्टेटमेंट है, जब मैं उन्हें ये कहूंगा कि आपका एक प्रोएक्टिव रोल जो है वो आपको प्ले करना पड़ेगा, वो कहते भी मैं तो इस वक्त। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइए कि जब आपने ये सामने रखी पीर पगाड़ा साहब की जो बात अपने शहबाज शरीफ साहब के सामने रखी, तो शहबाज शरीफ साहब की सोच आज भी मुफाहिमाना सोच है कि रिकंसिलिएशन से, बातचीत से मसले हल करें, या जो अब पार्टी पॉलिसी है वो भी समझ गए कि हाँ एग्रेसिव सियासत करनी है, हेड ऑन लेना है,
इस बात पर अब वो अग्री कर गए? मेरा तो यह ख्याल है कि पूरी मुस्लिम लीग नून की यही सोच है, पूरी पीपल्स पार्टी की, इवन पीटीआई की, पूरी पीटीआई की यही सोच है। आप अभी सड़क पर चले जाएं, अपने दफ्तर से निकले, नीचे जाके चलते हुए किसी आदमी से पूछ लें, उसकी भी यही सोच है कि भाई इस टेम्परेचर को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मतलब प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ सकती है। प्रोग्राम की रेटिंग का तो सिर्फ मामला नहीं, आप कह रहे हैं कि पूरी पीएमएलएन की ये सोच है, नवाज शरीफ साहब की ये सोच तो नहीं है। वो तो बाकायदा अब नाम ले रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हेड ऑन ले रही हैं, और सिर्फ सियासी पार्टीज को नहीं, जो पावरफुल हल्के हैं उनके हवाले से वो बात कर रही हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता कि पूरी पीएमएलएन की सोच मुफाहिमाना सोच है और वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे? टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं वो। नाम जो है वो लेते भी हैं और नहीं भी लेते, लेते भी हैं और लेना छोड़ भी देते हैं ना, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ सोचें एग्जिस्ट करती हैं उनके अपने देन में भी, कि वो हर वक्त जरूरी नहीं समझते कि नाम लेकर ही बात की जाए। और दूसरी बात जो एक सियासी लोगों की एक सोच है कि भाई इस वक्त जो इक्तदार का सिंबल है, हमें उसके साथ एक जो ऑपोजिशन का रोल है उसको उस डोमेन में हिट करना चाहिए। एक ये है कि इदारों को भी उसमें एंगेज करना चाहिए। ये दो सोचें हैं वहां पे ना, तो ये दो सोचों के दरमियान जो है एक इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी इख्तिलाफ राय है। अच्छा, और इख्तिलाफ राय आपने होता है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से तो मुलाकात की, पैगाम भी पहुंचा दिया, लेकिन आज आपने इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा है कि इमरान खान साहब को जितना भी समझाए वो समझते नहीं, और जब मनफी नताइज सामने आ जाते हैं तो फिर उनको समझ आती है। तो अब अगर कोई डायलॉग होना है तो उसमें हुकूमत का, बिलखुसूस इमरान खान साहब का तो एक सेंट्रल रोल होगा। तो ये जो पैगाम आप पीर पगाड़ा साहब का लेके गए शहबाज शरीफ साहब की तरफ, क्या इस किस्म का पैगाम आपने वजीर आजम इमरान खान को पहुंचाया है या पहुंचाने का इरादा रखते हैं, या आप नहीं तो पीर पगाड़ा साहब खुद बात करने के चक्कर में हैं कि इस शिद्दत को कम किया जाए? क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि बात हो सकती है, लेकिन ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं तो मैं क्यों बात करूं। तो उनके पास कोई पैगाम लेके गए या जाएंगे? मैं तो पीर साहब से ये दरखास्त जरूर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो जरूर मिले और उन्हें ये कहें कि ये इवेंचुअलिटी जो है ये नविश्ता दीवार है, कि कल को हर एक ने कहना है कि भाई टकराव की पॉलिसी खत्म करो, और फिर आज से साल बाद उन्हें ये ना कहना पड़े कहीं कि टकराव करना हमारी गलती थी। क्या जी, हमें एहसास उस वक्त हो कि जब हम कहें कि यार अब तो डेवलपमेंट का टाइम सारे कंसल्टेशन में गुजर गया, इत्तेफाक के और एनआरओ के उसमें गुजर गया। तो इसलिए ये बात जो है ये एक हमदर्दाना और काबिल एहतराम एक ऑब्जर्वेशन है। सही। ये एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ट्रैक 2 शुरू होना चाहिए और आप कह रहे हैं कि बातचीत तो हमेशा होती रही है। अब ये कुछ इतलात इस तरह की हैं कि शायद हमारे एक दोस्त मुल्क में कुछ अहम मुलाकातें अगले चंद हफ्तों में हो सकती हैं, कुछ बड़े लीडर्स वहां पे मिलेंगे। क्या आपके नॉलेज में ऐसी कोई है एक्सपेक्टेड मुलाकात? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इसकी खबर तो नहीं बननी चाहिए, लेकिन जहां भी कोई जाएगा, जिससे भी मिलेगा, ये बात तो जरूर होगी। हमारी तो पूरी कौम ही सियासत करती है सुबह से शाम तक, तो हर कोई अपनी राय रखता है और अपनी राय देता है, और इसी को आपकी ताउन से और मीडिया के ताउन से हम चाहते हैं कि एक मफाहमत का माहौल पैदा करने के लिए इस माहौल को हम साजगार बना। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि मैं पीर पगाड़ा साहब का पैगाम लेके गया हूं शहबाज शरीफ की तरफ, और इस वक्त जो सियासत में शिद्दत है उसको कम करने के लिए एक ट्रैक 2 डायलॉग होना चाहिए, जो कि पब्लिक के सामने नहीं होगा, इनफॉर्मल होगा। अब देखना ये कि क्या पीएमएलएन इससे इत्तेफाक करेगी या नहीं करेगी। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब से, तर्जुमान है नवाज शरीफ और मरीम नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैर साहब, अभी मोहम्मद अली दुरानी साहब से हमारी बात हुई है, कल उन्होंने मुलाकात भी की शहबाज शरीफ से। क्या जो उनका पैगाम है पीर पगाड़ा साहब को, वो जो लेके गए हैं कि मुफाहमत से बातचीत हल करें, नेशनल डायलॉग होना चाहिए, इस पर क्या राय है पीएमएलएन की? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बातचीत तो कभी रुकती नहीं है और अभी भी हो रही है, और आगे जाके भी ट्रैक 2 यानी कि एक इनफॉर्मल बातचीत होनी चाहिए। तो क्या नून लीग इस पर अग्री कर सकती है कि इनफॉर्मल बातचीत हो? देखें, एक तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं, मेरा नहीं ख्याल है वो किस बैकग्राउंड से आए थे। पीर पगाड़ा का मैसेज तो जरूर लेके गए होंगे
शहबाज शरीफ साहब के पास, लेकिन इसमें कोई इस बातचीत के हवाले से कोई हकीकत नहीं है। और PMLN का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, उसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे वो मोहम्मद अली दुरानी साहब के मिलने से पहले था या अब है। और वो यही है कि हमारी जो हमने कहा है कि हमारी जो जद्दोजहद है उसमें हम बात इस हुकूमत से करेंगे ही नहीं, और दैट इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ट्रैक 1 और ट्रैक 2 जो भी आप कह लें, उसमें कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर कोई पब्लिकली बात करनी हो, जिसका नेशनल डायलॉग का जिक्र खाकान अब्बासी साहब भी कर चुके हैं, तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए ना, नेशनल डायलॉग का भी एक जब हम बात करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पर करते हैं। वो कोई ये करंट सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल डायलॉग, मतलब नेशनल डायलॉग में क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि नेशनल डायलॉग किस चीज के लिए होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये इलीगल है, ये धांधली की पैदावार है और इसको जाना चाहिए। अब इसके लिए अगर कोई हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज़ आती है कि जी हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि नेशनल डायलॉग की क्यों होना चाहिए, कैसे होगा। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब जब चंद हफ्ते पहले बार बार ये मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो पार्टी में से किसी ने पूछा नहीं कि आप किस नेशनल डायलॉग की डिस्कशन कर रहे हैं? लेकिन ना, नेशनल डायलॉग तो एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि कानून की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस अपने कानून के दायरे कार में रह के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हम तजवीज़ कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है, वो मैंडेट करता है, हर इंस्टीट्यूशंस को अपनी लिमिट्स को डिफाइन करता है। पहला मरहला जो है, पहले मरहले में हम इस हुकूमत किसके साथ डायलॉग करें? अच्छा, आप ये देखें ना, पहले मरहले में हम ये हुकूमत चली जाए फिर सब कुछ हो सकता है। सही। मुझे लेकिन ये बताइए जुबैर साहब कि आप कह रहे हैं कि कोई फॉर्मल इनफॉर्मल डायलॉग मुमकिन नहीं है, ये अब आपकी पार्टी पॉलिसी है। लेकिन जो आज खबर आई भी थी जी, शहबाज शरीफ साहब के जराये से जो खबर आई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पैगाम दिया ये दुरानी साहब को कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं दूसरी पार्टी से भी बात करूंगा और सियासी मामलात अफाम व तफहीम से हल होने चाहिए। सियासी मामलात गुफ्तगू से हल होंगे तो अवाम जमहूरियत से फायदा उठा सकेंगे। हतमी फैसला वो कह रहे हैं PDM ने करना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की सोच आज भी यही है कि मुफाहमत से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री पोजीशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है और आपके पार्टी के सदर भी हैं। जी बिल्कुल, बात उनकी सही है कि कोई ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जिसमें कोई हंगामा आ रही हो, तोड़ फोड़ हो और उसके नतीजे में कोई चेंज आए। और अभी तक आपने देखा है कि हमारी पार्टी की और PDM की जितनी भी तहरीक है पिछले 2-3 महीने में, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप मार धाड़ या पकड़ धकड़ या तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब के जराये से जो खबर आई है वो ये कि अफाम व तफहीम से और बातचीत से बात को हल करें। आप कह रहे हैं कि नो डायलॉग, इनफॉर्मल और फॉर्मल, वो कह रहे हैं बातचीत से हल करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आपकी पार्टी के सदर है, तो आपकी पार्टी में भी अभी तक इस बात पर कंसेंसस नहीं है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए अगर पार्टी के सदर ये कहते हैं कि अफाम व तफहीम से और बातचीत से मामला हल करें। देखिए, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और वो नवाज शरीफ साहब ने बार बार वो वादे भी कर दिया, मरियम नवाज साहिबा ने वादे किया, हम बात करेंगे अवाम के साथ और अवाम के सामने। तो शहबाज शरीफ साहब ये क्यों कह रहे हैं आपके ख्याल में? फिर मुझे नहीं पता, ये तो आप अपने जराये से बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं दुरानी साहब ने भी ये कहा कि उनका बड़ा वेलकमिंग वो था। दुरानी साहब ने जो बात है वो तो विटनेस है, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि मामला अफवाह व तफहीम से हल होने चाहिए। ये तो जनरल स्टेटमेंट है शहजाद, ये तो मैं और आप और हर पाकिस्तानी यही चाहेगा कि अफवाह व तफहीम से ही हल होना चाहिए। 2.5 साल इस हुकूमत के पास थे अफवाह व तफहीम से हल करने के लिए और हमने हर मौका दिया कि जी जिसमें बैठ के एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सके पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। जब आपके वजीर आजम हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करता ऑपोजिशन लीडर्स के साथ, तो कौन सा अफवाह व तफहीम और बातचीत हो सकती है? लेकिन फिर अभी जब पैरोल पे भी शहबाज शरीफ साहब बाहर आए थे और आपकी पार्टी में चंद अहम लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस वक्त भी वो बड़े इस चीज पर थे कि हमें बातचीत करनी चाहिए एंड ही वाज़न्ट श्योर कि ये जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है उस पर क्या रिजल्ट निकलेगा। वो समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि बड़ा बुरा रिजल्ट निकले इसका PMLN के लिए और ऑपोजिशन के लिए। शहजाद, बातचीत इज अ टू वे ट्रैफिक ना। अगर आज तक आपने देखा है कि इमरान खान की कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी रही है, वो ये कहते हैं कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं लेकिन NRO नहीं दूंगा, विच मींस कि बातचीत ही नहीं करनी है।
जहां भी मौका मिला, अगर नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी मौजूद थी जब इंडिया पाकिस्तान का फेस ऑफ हुआ है, या और चंद मौके पे कोरोना का जब शुरू में हिट किया है, तो पूरे नेशनल लीडरशिप मौजूद थी, इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे। जब इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर वो पाकिस्तान इंडिया के बहुत पर जैसी सिचुएशन पर वो तैयार नहीं होते बैठ के बात करने के लिए, तो हम किसके साथ बात करें? स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ तो नहीं बातचीत कर सकते। सो जब वो इसीलिए जब वो एक पॉइंट आ गया हमारे लिए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया, फिर हमने ये अनाउंस कर दिया कि हम इस हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और बावजूद इसके कि इस हुकूमत को कभी तो हमने आप accept ही बेसिकली नहीं किया था। दुरानी साहब की जो एफर्ट है या जो पैगाम है पीर पगाड़ा साहब का, उसको पीएमएलएन रिजेक्ट करती है कि उस पर पेशरफ नहीं हो सकती। बड़ा सिंपल सा है, पीएमएल फंक्शनल अगर जो भी अटेम्प्ट कर रही है तो वो पब्लिकली जाहिर कर देना। मोहम्मद अली तो कर दिया ना उन्होंने, तो पब्लिकली आके बताया कि ये बातें मैंने की हैं। पीर पगाड़ा साहब हैं, उनके पार्लियामेंट्री लीडरशिप है, वो उन्होंने आज तक हमारे साथ तो इजहार नहीं किया कि वो कोई एफर्ट कर रही है। आपके ही सदर है शहबाज शरीफ साहब, आपके ही सदर है। मैंने उनसे पूछा भी, आप मरीम नवाज से बात कर सकते थे, नवाज शरीफ से भी कर सकते थे, वो तो जेल से बाहर है। उन्होंने कहा नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, पार्टी के सदर है, इसलिए मैं उनके पास गया बात करने के लिए। मोहम्मद अली दुरानी की जो स्टेटमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद उन्होंने वापस भी रिट्रैक्ट भी कुछ चीजें करनी शुरू कर दी हैं। वो एक जाहिर सी बात है, उनको एक अटेंशन भी चाहिए, वो उसके लिए उन्होंने जो भी कहना था वो कह लिया। लेकिन हम तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे, ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने इख्तलाफ किया है जो फैसला काबीना में हुआ सेंसस के हवाले से, उस पर भी अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। और हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ होंगे, तकरीबन 5 साल पाकिस्तान से बाहर रहे, अब वापस आए हैं, और ये 5 साल के बाद उनका कोई पहला इंटरव्यू होगा। तो वो क्यों गए थे और वापस किस अश्योरिटी पर आए हैं, किसने ग्रीन सिग्नल दिया, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 22 दिसंबर को वफाकी काबीना ने 2017 की मरदमशुमारी मंजूर कर ली, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, उनकी तरफ से एतराज़ नजर आया, एहतजाज नजर आया। और कल ये भी कहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि हम अगले लाएमल का ऐलान करेंगे, और आज अगले लाएमल का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि अब हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, और जो हमें रिएक्शन फीडबैक मिलेगा उसके बाद फिर हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया है कि हुकूमत ने मंजूर कर ली है मरदमशुमारी 2017 की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इस पर एतराज़ थे। और मुर्तज़ा वहाब साहब का आज ये कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये कहना कि हम सड़कों पर आएंगे, इसके बजाय उनको हुकूमत से निकलना चाहिए और काबीना से निकलना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। आज ये भी खबरें हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने भी जो एतराज़ात हैं एमक्यूएम के, उनको सपोर्ट किया है और राब्ता भी किया है वफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है एमक्यूएम पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट एलाय है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की। इस हवाले से हम बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब। और रिजवी साहब जो है 5 साल तकरीबन मुल्क से बाहर रहे हैं। 2016 फरवरी में ये बाहर चले गए थे, और अब जब ये वापस आए हैं तो ये उनका पहला इंटरव्यू है। हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सेंसस वाले इशू पर बात करूंगा, लेकिन पहले अपने हवाले से बताइएगा। आप बड़े अहम रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, लेकिन अचानक 2016 में आप पाकिस्तान से चले गए और अब वापस आए हैं, वजह क्या बनी, क्यों पाकिस्तान से आप चले गए थे? जाहिर है कि यहाँ की जो नगुफ्ता बह सूरत हाल थी, और उसमें एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी कि जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि दबाव बढ़ रहा है और कुछ इंटरनल भी प्रेशर्स बढ़ रहे थे। तो मैंने इसमें लिए मुनासिब समझा कि मैं मुल्क से जुज़ वक्ती तौर पर चला जाऊँ, और इसलिए मैं मुल्क से चला गया था। दबाव आपकी पूरी जमात पर था, लेकिन आपकी जमात के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ही रहे, आप पे कुछ अलग किस्म का कोई मुख्तलिफ दबाव था? जाहिर है कि जो सूरत हाल थी उसमें आप जानते हैं कि जो माजी में सूरत हाल रही, उसमें मेरे ऊपर 5 पहले भी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने मुझे ज़िंदगी बार बार अता फरमाई। और जो सूरत हाल थी वो इतनी ज़्यादा गुंजलक थी कि मैंने उस सूरत हाल में यही मुनासिब समझा कि कोई ऐसी सूरत हाल रूनुमा या कोई ऐसा हादसा रूनुमा होने से अपने आप को और अपने ख़ानदान को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैं सरे दस्त जो है वो मुल्क से चला जाऊं और उसके बाद मैं वापस आ जाऊं। लेकिन ये किस किस्म का दबाव था? क्योंकि दबाव तो एक सियासी जमात के तौर पे तो था एमक्यूएम पाकिस्तान पर, वही दबाव आप पे था, या सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो आप बता रहे हैं कि पहले भी आप पर हमले हुए थे? सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे,
और कुछ दबाव भी था, कुछ इंटरनल प्रेशर्स भी थे। किस तो किस्म का जाहिर है दबाव? जिसकी बुनियाद पर मुझे एक फैसला करना पड़ा। किस किस्म का मैं दबाव बार था? बार आपको बता रहा हूं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स उसमें सबसे सरे फहरिस्त है। सही, सिक्योरिटी कंसर्न के अलावा कोई दबाव क्या सियासी वाबस्तगी चेंज करने के हवाले से भी था? नहीं, सियासी वाबस्तगी चेंज करने के हवाले से मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं रहा, मगर सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने बढ़ गए थे और सिचुएशन इतनी फ्रिजाइल हो गई थी कि मैंने मुनासिब ये समझा कि मजीद कोई ऐसा मौका किसी को नहीं दिया जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी सूरत हाल रूनुमा हो जिसका फिर नाकाबिल तलाफी नुकसान हो। अच्छा, आप जब यहाँ पे नहीं थे तो क्या सराई भी बहुत होती रही, कुछ तो केसेस ऐसे थे जिनके हवाले से बात हुई, जैसे 2015 में रैली में लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी की गई थी, उस पर आपके खिलाफ भी मुकदमा हुआ था, आपके दीगर रहनुमाओं पर भी मुकदमा हुआ था, किसी ने कहा उस वजह से गए हैं। कुछ ऐसी क्या सराई भी थी कि टेररिज्म के वाकयात में कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा था, शायद इस वजह से आप छोड़ के चले गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से जो ऐसी सिचुएशंस थी, अगर उसमें नाम आना, इल्ज़ाम आप किसी पर कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी किसी पर कुछ भी लगा सकता है, मगर जाहिर है कि उसके लिए ड्यू प्रोसेस होता है। कहीं कोई FIR, कोई कुछ, किसी कागज़ में नामजदगी, कुछ ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। इल्ज़ामात तो पता नहीं क्या क्या किस किस पर लगते रहते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो फिर वजह क्या है कि बीच में 2018 के इंतखाबात से आप पहले आए और बहादुराबाद दफ्तर भी गए, लेकिन चंद घंटे में आपको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, ये क्या वजह थी? ये सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं हो सकता सिर्फ? आपको बाकायदा पार्टी के का कहा गया कि आपकी पार्टी को कहा गया कि आप चले जाएं? जी जी, मैं पार्टी की एडवाइस पर पाकिस्तान आया और पार्टी ही की एडवाइस पर मैं वापस चला गया। और ये एडवाइस पार्टी ने आपको क्यों दी कि आप आ जाएं और फिर फौरन वापस भी चले जाएं? मेरे ख्याल से पार्टी का ये ख्याल था कि ये वक्त आ गया है कि मुझे बहैसियत मजमूई, इलेक्शन का टाइम था कि मैं पार्टी को सपोर्ट करूं, मगर पार्टी को फिर ये फैसला करना पड़ा कि मैं वापस चला जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अचानक ये फैसला क्यों किया पार्टी ने? ये अपने तौर पे तो नहीं आपको वापस जाने का फैसला पार्टी ने ये किया? मेरे ख्याल से आप पार्टी से कंसर्न, पार्टी का फैसला है, सही, और पार्टी के फैसले के हम पाबंद हैं। लेकिन अभी भी जब आप वापस आए हैं तो आपके हवाले से ये खबर छपी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बाकायदा हसास इदारों से बात की, उनका जब ग्रीन सिग्नल मिला तो फिर आप पाकिस्तान में वापस आए हैं। तो आपके पाकिस्तान में वापसी के लिए हसास इदारों से क्यों ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता है? मेरे ख्याल से अगर ये कहीं खबर छपी है तो आप ये उनसे मालूम कीजिए, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपके मुतालिक बात है, आपको नहीं पता कि क्यों आप इतने हसास हैं कि हसास इदारों से परमिशन लेनी पड़ती है? ये तो आपका ख्याल है। अच्छा, तो ये सारा जो हुआ इस दौरान MQM पाकिस्तान में, आपने काफी कुछ मिस किया है। MQM पाकिस्तान के जो बानी कायद हैं वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, फिर फारूक सत्तार बने, फिर MQM PIB बनी, MQM बहादुराबाद बनी और अब दोबारा MQM पाकिस्तान बनी है जिसके कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। तो काफी कुछ बदल गया होगा जब आप पार्टी में अब वापस आए हैं तो? यकीनन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है और जाहिर है कि नया ज़माना है, 5 बरस गुजरे हैं, नए चैलेंजेस हैं, मुश्किलात भी हैं, इम्पेडिमेंट्स भी हैं, रुकावटें भी हैं, मगर इंशाअल्लाह पार्टी को लेकर आगे चलेंगे और वो तमाम मुकामात वापस लेंगे जिसके हम मुस्तहिक हैं। अब इस इशू पर आते हैं जो आज का इशू है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का हमने फैसला किया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और इसके बाद अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। आपका जो एतराज़ है कि सेंसस को काबीना ने मंजूर कर लिया, आप लोगों ने पहले कहा था 5% ऑडिट होना चाहिए, तो अब जरा बताइएगा कि होगा क्या अवामी राब्ता मुहिम में, एग्जैक्टली आप क्या करेंगे और उसके बाद क्या नतीजा आएगा जिसके बाद आप लाएमल के अगले ऐलान करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आप फरमा रहे हैं कि हमने मरदमशुमारी के ऊपर, जाहिर है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा कंसर्न हमने जाहिर किया, और एक कराची एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है और मौजूदा सेंसस में जो 2017 था उसमें कराची की आबादी को 1.5 करोड़ दिखाया गया। यानी सूबे की 55% आबादी को जब 20% और 22% करके दिखाया जाएगा और कराची वालों के बहुत बड़े कंसर्न होंगे इस पर, और यकीनन होने भी चाहिए क्योंकि तमाम चीज़ों का दारोमदार मरदमशुमारी पर होता है। तो MQM ने जब PTI के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में एक इत्तेहाद किया तो उसमें एक 9 नुकाती मुआहदा किया
और उस मुआहदे में सरे फहरिस्त मरदमशुमारी भी थी। और जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान ने इस बात पर हैरत का इजहार किया, तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों ने, चाहे वो कराची से उनका इतना वास्ता हो या ना हो, उन्होंने कहा कराची के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और एमक्यूएम के मुआहदे का पहला नुक्ता यह था, जिसके सदर पाकिस्तान भी सिग्नेटरी हैं, कि इसको दुरुस्त किया जाएगा। सही। मगर आज की सूरत हाल में वफाकी काबीना ने जब मरदमशुमारी को, जो इंतहाई गलत और फाज गलत थी, उसको दुरुस्त तस्लीम किया, तो एमक्यूएम ने ना सिर्फ उस पर डिसेंटिंग नोट लिखा, बल्कि एमक्यूएम ने यके बाद दीगरे अवाम से राब्ता करके उनको बताया कि सूरत हाल क्या है। उसके बाद आज हुकूमती सतह पर एमक्यूएम से राब्ते हुए हैं, मगर शायद अभी तक एमक्यूएम उससे मुतमईन नहीं है। और एमक्यूएम ने तमाम ऑप्शंस को खुला रखा है कि अवामी राब्ता मुहिम के जरिए सूरत हाल हो सकता है कि हमें अवाम तक पहुंचानी पड़े और उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। तो मतलब अगर अवाम भी खुश नहीं होगी इससे और आपको ये रिएक्शन मिलेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? आप काबीना से पहले भी एक मरतबा अलहदा हो चुके हैं, फिर जो है वो आपके वजीर बन गए दोबारा। देखिए, बड़े कोई एक नहीं, मुताद्दिद ऑप्शंस मौजूद हैं और जाहिर है कि अवामी राब्ता मुहिम के जरिए उसके ऊपर कोई कंसेंसस हासिल करके फिर कोई डिलिब्रेशन करेंगे। इस वक्त कोई एक हतमी बात करना जरा कदरे मुश्किल रहेगा। लेकिन पहले भी आप इस इशू पर हुकूमत से अलहदा हो चुके हैं। आपने कहा ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा रहेंगे, लेकिन काबीना से आप अलग हो गए थे क्योंकि आपने कहा था कि जो वादे कराची के डेवलपमेंट के हवाले से किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे, ये कहकर आप अलग हो गए थे। तो अब आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा अगर इशू है मरदमशुमारी का और आपके एग्रीमेंट में ये पॉइंट नंबर 1 था, तो आप क्यों समझते हैं कि अवाम से दोबारा राब्ता करने की जरूरत है? आपको पता है पल्स, आपको पता है कि कराची अवाम की क्या है? आप बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो 9 नुकाती मुआहदा है उस पर एक भी पर अभी तक कोई वाज़े तौर पर कोई हिकमत अमली या कोई अमल दरामद होते दिखाई नहीं दिया। और बार बार हम हुकूमत को मुतवज्जा करते रहे, प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब को, उनकी काबीना को, मुख्तलिफ कमिटीज में, और मेरे ख्याल से अब तो शायद 100 से ज्यादा इस सब्जेक्ट के ऊपर मुलाकातें और गुफ्तगू हो चुकी है। तो जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब अवाम इंतहाई मायूस है उस कारकर्दगी से, क्योंकि एक तरफ तो 2/3 नशिस्तें पीटीआई को दी गई, उसमें कराची की आबादी का सबसे बड़ा मुतालबा पीटीआई की तरफ से सामने आना चाहिए था, उनके एमएनएज एमपीएस की तरफ से सामने आना चाहिए था, जिनके पास कराची की 2/3 नशिस्तें मौजूद हैं, उनके कंसर्न सामने आने चाहिए थे। मगर वहां से मुजरिमाना खामोशी है। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब एमक्यूएम ने लीड ली है, तो मेरे ख्याल से कोई भी फैसला सोचे समझे तरीके से किया जाना चाहिए। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा भी है कि जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है, और आप कह रहे हैं हुकूमती राब्ता भी हुआ है, तो उस राब्ते में अब किस किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है? क्या मजीद ऑप्शन हो सकते हैं? क्योंकि मामला तो अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास भेज दिया गया है। देखिए, वहां पर भी अभी डिलिब्रेशन होना बाकी हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर अभी मजीद गुंजाइश है। हम हुकूमत वक्त को ये मौका देना चाहते हैं कि वो असरे 9 इसके ऊपर सोच विचार कर ले और किसी फाइनल कंक्लूजन तक आ जाए। जाहिर है कि इसमें गवर्नर साहब के लेवल से जो बात की गई है, शायद हमारे लिए वो नाकाफी है। प्राइम मिनिस्टर लेवल से अगर कोई बात की जाती है और यकीन दहानी हो सकती है, या इस सिलसिले में कोई कॉन्क्रीट चीज सामने आती है या कोई लेजिस्लेशन सामने आती है, तो जाहिर है कि फिर उसके बाद हम भी अपनी जो तमाम तर हिकमत अमली हैं उन पर गौर करेंगे। सही है। तो अभी क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं? अगर हुकूमत ये कह रही है कि हम जो भी इश्यूज हैं आपके वो एड्रेस करने के लिए तैयार है, तो कोई ऑप्शन सामने रखे गए हैं अभी तक? और 2017 की मरदमशुमारी के हवाले से मजीद कुछ हो सकता है? नहीं, मेरे अभी तक इस तरह कोई सामने ठीक, अभी तक सिर्फ ये बात की गई है कि हम आपके सामने ऑप्शन रख सकते हैं, मगर अभी ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई गुफ्तगू हुई है। जाहिर है कि ये राब्ते टेलीफोनिक हैं, तो जाहिर है टेलीफोनिक राब्तों पर कोई बड़े फैसले नहीं हो सकते। अगर कोई संजीदगी या कोई ऐसा रास्ता, कोई थर्ड डायमेंशन सामने आती है जिससे मसला हल हो सकता है, तो हम बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे। सही। मगर जाहिर है कि अगर कराची की मरदमशुमारी को 1,50,00,000 पे ही हतमी कर दिया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास फिर बड़े भी मौजूद है और हम उस ऑप्शन को फिर ऑप्ट करेंगे।
अच्छा हैदर अब्बास साहब, मैंने भी कुछ बात की है जो अरकान है काबीना के उनसे, और उनसे मैंने पूछा कि एमक्यूएम आपके बड़े इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं, खासतौर पे जो इस वक्त पार्लियामेंट में आपकी पोजीशन है और पीडीएम का दूसरी तरफ उनकी तहरीक भी चल रही है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, लेकिन हमारे सामने एक तो अदालती फैसला था। सिंध हाई कोर्ट ने ये पिछले दिनों कहा था कि फौरन काबीना इस पर फैसला करे, वहां पर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी भी कराई थी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने। और इसके बाद एक और इशू जो सामने आया वो ये है कि 5% जो ऑडिट का आप लोगों ने मुतालबा किया, उन्होंने कहा ये 3 साल के बाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर लेते हैं, तो बहुत तवील एक्सरसाइज होगी। इससे बेहतर है कि हम इस इशू पे बात करें कि अगला सेंसस 10 साल की बजाय 3 साल में हो, 4 साल में हो, इस इशू पे बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े लिमिटेशंस हैं, अब वो 5% ऑडिट हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। मेरे भाई, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एमक्यूएम का मुतालबा नहीं था 5% मरदमशुमारी का। कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई जिसमें 10% पर मरदमशुमारी की पड़ताल करने की बात की गई और हाउस ने उसको यूनानिमसली पास कर लिया। अगर वो मुआहिदा जो एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ किया, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली के ऐवान से पास होने वाली करारदाद के मुताबिक मरदमशुमारी का फैसला करने के लिए सीसीआई में पीटीआई जो है वो एमक्यूएम के मुतालबे को सपोर्ट करेगी। दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम की यही पिटीशन जो है, और शायद उस पर पीटीआई भी जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है वहां से भी डायरेक्टिव्स लिए जा सकते हैं। और अगर कोई तीसरा रास्ता निकलता है कि अर्ली मरदमशुमारी करने की बात हो और उस पर कोई लेजिस्लेशन हो, तो उस पर भी बात की जा सकती है, मगर कोई कॉन्क्रीट यकीन दहानी या चीजें सामने आएंगी तब बात होगी, वगरना उससे पहले फिर जाहिर है कि हमें उस पर सोच विचार करना पड़ेगा। मुर्तजा वहाब साहब ने आज ये कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान सड़कों पर निकलने की बात कर रही है, अवाम से राब्ते की बात कर रही है। वो कह रहे हैं ये ना करें, हुकूमत से निकले, काबीना को छोड़े, बार बार आपको लॉलीपॉप दी जाती, आप भी लॉलीपॉप देते हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की तो तारीख है लॉलीपॉप्स देने की, तो मुर्तजा वहाब साहब इस बात की करके क्या मानी रखती है उनकी बात? वो तो बाकायदा पिछले 12 साल से जिस तरीके से सिंध के अवाम को, चाहे वो देही सिंध हो या शहरी सिंध हो, जिस तरह लॉलीपॉप्स बांट रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मशवरा मेरा उनके लिए है। अच्छा हैदर साहब, लेकिन ये देखें एमक्यूएम की एक सियासी तारीख भी रही है। जब आप पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी थे, कई मरतबा आपने कहा निकल जाएंगे हुकूमत से, फिर वापस आ जाते थे। अभी इस हुकूमत में भी आप लोगों ने कहा परफॉर्मेंस नहीं है, कारकर्दगी नहीं हो रही, आप लोगों ने आप काबीना से बाहर आ गए। और फिर हमने ये सवाल किया, खालिद साहब से भी किया, आमिर साहब से भी किया कि वापस आएंगे। उन्होंने कहा 100% अब नहीं आएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। मुतालबा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ यकीन दहानी हुई और आप दोबारा काबीना में शामिल हो गए। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका रहा है ना फिर इस तरह? देखिए, हम इसीलिए बहुत सोच समझकर और फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हेस्ट में कोई फैसला नहीं करना चाहते। हम फरीक सानी को मुकम्मल वक्त देना चाहते हैं, इत्माम हुज्जत हो जाए, ताकि फिर जो फैसले हों वो मुस्तहकम बुनियादों पर हों, और इसीलिए आवाम तक जाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।